हेलो बच्चों, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हमने ओवरहेड्स चैप्टर करा था, आपको अच्छे से पता है। ओवरहेड्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए थे। आज ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। आओ, बिना कोई टाइम वेस्ट करे, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, आ जाओ जी, करेंगे पूरा आज चैप्टर ओवरहेड खत्म। देखो, PYQ जुलाई 21 का क्वेश्चन, इससे पहले के सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन आया था। देखो क्या है। SNS ट्रेडिंग कंपनी है 3 मेन डिपार्टमेंट, 3 मेन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। 3 मेन 2 सर्विस। डाटा फॉर ईच डिपार्टमेंट, मेन डिपार्टमेंट का डाटा दे रखा है बेटा, परचेज है, पैकिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सबके खर्चे, एरिया कितना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, सारा डाटा दिया हुआ है। ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, एक मेंटेनेंस और पर्सनल। देखो क्या लिखा है, कह रहा है जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, जब आप मेंटेनेंस मतलब सर्विस वालों को उठा के प्रोडक्शन वालों पे डालोगे ना, तो कह रहा है मेंटेनेंस को बांटना एरिया इन स्क्वायर मीटर के हिसाब से, और पर्सनल डिपार्टमेंट को बांटना नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे। ठीक है सर। पहला क्या बोला, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। आपको करना है स्टेप लैडर मेथड। स्टेप लैडर मेथड में क्या होता है, वो सर्विस डिपार्टमेंट जो सबसे ज्यादा सर्विसेज बाकियों को देता है, उसका खर्चा पहले बटेगा सब लोगों में। फिर जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट होता है, उसका टोटल खर्चा बटेगा सिर्फ प्रोडक्शन वालों में, अगर 2 हैं तो, है ना। मतलब ऐसा होता है ना, जो पहला सर्विस डिपार्टमेंट है वो बाकी सब में बांटेगा, दूसरा वाला बस आगे बांटेगा, पीछे नहीं जाएगा। ठीक है। अब सर यहाँ पे तो चाहे मेंटेनेंस हो और आपका मेंटेनेंस हो या पर्सनल डिपार्टमेंट हो, दोनों एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, तो आपको ना यहाँ ये निकालना पड़ेगा कौन ज्यादा सर्विस दे रहा है दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को। देखो, जैसे एक है मेंटेनेंस, बात समझना, एक है मेंटेनेंस और एक है पर्सनल, तो आप दोनों का निकाल लो। जैसे पर्सनल वाला मेंटेनेंस को कितनी सर्विस दे रहा है और मेंटेनेंस वाला पर्सनल को कितनी सर्विस दे रहा है, कैसे आएगा ये देखो नीचे क्या लिखा हुआ है। कह रहा है जो मेंटेनेंस वाला बंदा है, मेंटेनेंस वाले का सारा खर्चा निकालना है स्क्वायर मीटर के हिसाब से, है ना, एरिया के हिसाब से। तो आप बस ये देखो, मेंटेनेंस वाला बंदा और एरिया के हिसाब से, एरिया ये वाला कॉलम है, एरिया के हिसाब से सर्विस वाले को कितना दे रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये देखा जाता है बस एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को कितनी सर्विस दे रहा है, जो ज्यादा देगा उसका खर्चा पहले बटेगा। ठीक है। तो देखो, मेंटेनेंस वाला बंदा पर्सनल वालों को कितनी सर्विस दे रहा है एरिया के हिसाब से, ये आएगा 6, है ना। मैंने क्या बोला, मेंटेनेंस वाला बंदा पर्सनल को कितनी सर्विस दे रहा है, 6, और नीचे क्या आएगा, एक तो ये 6 और सारा टोटल में इसका अपना मत लेना, अपना थोड़ी लेगा, अपने आप को कोई सर्विस थोड़ी देता है। तो 6 और ऊपर कितना है, ऊपर है 12, 5 और 7, यहाँ जोड़ लो 12, 5 और 7, ये आ जाएगा आपका 15%। चाहे तो आप चेक कर लेना, 12, 5, 17, 17, 6, 23 और 7, 30, है ना। 30 है ना, 30 बैठ रहा है कितना, 12 और 5 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 है तो फिर ये 20% आएगा ना, है ना, क्योंकि अगर ये 30 है तो 6 डिवाइडेड बाय 30, 20%। ठीक है। अच्छा, पर्सनल वाला M को दे रहा है एम्प्लॉय के हिसाब से, तो आप ये देखो पर्सनल वाला बंदा और M के कितने एम्प्लॉय है, M के एम्प्लॉय है 200, तो इसका कैसे निकलेगा, इसका निकलेगा 200, और नीचे क्या आएगा बेटा, 200 आएगा, इसका वाला मत लेना, और ऊपर के सारे 200 और 800, 1700, 700, 800, 1700 और 700, ये भी देख लो ये कितनी परसेंटेज आ रही है। तो नीचे हो गया 1000 और 3400 हो गया नीचे, है ना, 17 और 7 24 और 1000 3400, और ऊपर है 200, तो 200 बाय 3400, ये आ रही है 5.8% समथिंग। तो मेंटेनेंस वाला पर्सनल को जो सर्विस दे रहा है वो 20% के आसपास दे रहा है, पर्सनल वाला M को जो सर्विस दे रहा है वो 5 के हिसाब से। तो पहले मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ेगा। देखो, इन्होंने भी पहले किसका खर्चा बांटा हुआ होगा, मेंटेनेंस का खर्चा बांटा होगा, आपको दिखा देता हूं, ये देखो। ठीक है, जो भी खर्चा था सबसे पहले मेंटेनेंस का खर्चा लिया, बाकी सब में बांटा, बाकी सब में। अब इन सबका टोटल लिया, किस में बटेगा, बाकी तीनों में बटेगा। किस बेसिस पे बटेगा, बेसिस आपको दे रखा था, एक बार एरिया लगाना है और दूसरी तरफ आपको क्या लगाना है, एक बार एरिया आ जाएगा और दूसरी तरफ जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे या जो था वो आ जाएगा। ठीक है ना। तो भाई ये चीज चेक कर लिया करो, ICI कभी ये चेक करता है कभी नहीं करता, जैसे आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा उसने चेक नहीं करा, पर हम हमेशा करेंगे। ठीक है जी। हो गए भाई, 3-4 मिनट लग गए इस क्वेश्चन पे आपके, आगे इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं। ठीक है, देखो आगे इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं, इतना ही है ये क्वेश्चन। और आगे एक बार दिखा देता हूं, आगे क्या बोला है, कंप्यूट द रेट पर आवर ऑफ ईच मेन डिपार्टमेंट गिवन दैट परचेज डिपार्टमेंट पैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन वर्क फॉर 12 आवर अ डे, 24 घंटे अ डे और 8 घंटे अ डे। तीनों का बता रखा है कितने कितने घंटे काम करते हैं, मान लो 365 दिन है, कोई हॉलीडे नहीं है, तो सर ठीक है, आगे तो कोई फालतू क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ठीक है, मेन इसमें एक पॉइंट था वो डिस्कस कर दिया। ये अगेन पूरा फालतू क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद कर सकते हो, बस आपको एक बात बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड लाइफ 10 साल है और स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 10 लाख है। ठीक है, तो इससे आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा।
कह रहा सारी मशीन की वैल्यू इंक्लूडिंग न्यू वन को भी जोड़ दोगे तो उसके साथ सबकी मशीन की वैल्यू 90 लाख है। क्यों दे रखी है आपको बताता हूं। ये देखो इंश्योरेंस प्रीमियम सारी मशीन का दे रखा है 9000, तो मेरी एक वाली मशीन का कितना होगा सर, सारी मशीन का है 9000, सारी मशीन की वैल्यू है 90 लाख और मेरी मशीन की वैल्यू है 10 लाख, तो 10 लाख के प्रोपोर्शनेटली निकाल लो कि सारी मशीन का 9000 मेरे लिए आएगा 10/90। ठीक है, वर्किंग आवर 4200 है, इंक्लूडिंग 200 लिखा है तो 200 नॉन प्रोडक्टिव है, हटा देना, तो हर जगह कितने आएंगे 4000 हर जगह आएंगे। बाकी रिपेयर मेंटेनेंस कोई दिक्कत नहीं है। जो मशीन है 8 यूनिट यूज कर रही है इलेक्ट्रिसिटी के, तो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 4000 घंटे में चल रही होगी। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पर है, बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, चाहे तो आप सारी चीजें देख लो यहाँ पर। और इलेक्ट्रिसिटी तो अलग से घंटों की निकालने की भी जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को पर आवर निकाल के लास्ट में जोड़ देना सीधा। ठीक है, ये सारे खर्चा आपने पहले पर आवर निकाल दिए 4000 से डिवाइड करके, बस बाकी तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आओ अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है, जो हमने इसका सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करा था ना, आपको अगर ध्यान होगा एक बार दिखाता हूँ। ये पेज नंबर 19 है ना, अभी आऊंगा पेज नंबर 19। ये वाला जो क्वेश्चन करा था पेड एज पर कोर्ट ऑर्डर स्ट्राइक पीरियड, इसी के जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, आओ आता हूं दोबारा, एक बार आपको पढ़वा देता हूं पूरा क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। तो उसने बोला प्री डिटरमाइंड रेट आपने निकाल रखा है 20 रुपए पर मैन डेज, तो हमारे को एक्चुअल मैन डेज देखने पड़ेंगे और उस पर क्या करूंगा, हर मैन डे पे 20 रुपए की रिकवरी। बोलो, हर मैन डे 20 रुपया, अगला मैन डे 20 रुपया, फिर मैन डे फिर 20 रुपया। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं, फैक्ट्री ओवरहेड है 35.5 लाख के। ठीक है, और 1.5 लाख के मैन डेज हैं जो एक्चुअल में हुए हैं। तो ऐसे मत करना, सबसे पहले 35.5 लाख में से जो फालतू चीजें हैं वो हटाओ। देखो लिखा भी है 35.5 में 2 लाख हैं जो स्ट्राइक पीरियड के थे, इन्होंने स्ट्राइक पीरियड की जगह देखो क्या लिखा, स्टिक पीरियड। ये आईसीआई ने लिखा है, स्ट्राइक का बना दिया स्टिक। चलो ये क्या हुआ 2 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए आप और हटाओगे, बस 2 ही चीजें, 3 लाख हट जाएंगे तो ये आ जाएगा 32.5 लाख। अब रिकवरी कैसे होगी, रिकवरी होगी सर ये तो हुआ है खर्चा, ये क्या है मेरा खर्चा, इनकर हुआ इतना, सर रिकवरी कैसे होगी, रिकवरी होगी 1.5 लाख मैन डेज और हर एक पे 20 रुपए, तो 30 लाख की रिकवरी। खर्चा हुआ 32.5 का और रिकवरी हुई 30 की, तो 2.5 लाख की आ गई अंडर रिकवरी। ये देखो 2.5 लाख की आ गई अंडर रिकवरी। फिर उसने क्या बोला है, उसके बाद उसने यही चीजें बता रखी है, 50,000 यूनिट बिक गए हैं तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, 12,000 स्टॉक में है तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक आपका जो फिनिश गुड्स के नाम से आता है, और WIP के 20,000 है जो 65% कंप्लीट है, मतलब ये हो जाएगा 20,000 का 65% 13,000। ठीक है जी, कह रहा है 40% ऐसे हैं जो फैक्ट्री की इनएफिशिएंसी की वजह से हुए हैं, तो 40% डालना कॉस्टिंग पीएनएल में, और अंडर रिकवरी है तो कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट होगा, तो एंट्री बनेगी कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, और बाकी दूसरी एंट्री क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स फिनिश गुड्स और WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। चाहो तो दोनों को साथ में कर सकते हो। सर बाकी के लिए क्या वो निकलेगा सप्लीमेंट्री रेट, बिल्कुल बेटा, जैसे 2.5 लाख की रिकवरी है, मतलब अंडर रिकवरी है 2.5 लाख की, तो 2.5 लाख का 40% करोगे, यह आएगा 1 लाख, और 1 लाख को डिवाइड करोगे कितनों से, 50,000 क्लोजिंग 12 ये 62 और 13, 62 और 13 होगा 75,000 से डिवाइड होगा। दिखा देता हूं एक बार आपको, ये देखो इन्होंने नीचे कहीं ना कहीं करा होगा, रिकवरी रेट निकाला होगा इन्होंने, ये देखो ये निकाल रखा है। ठीक है, इन्होंने सप्लीमेंट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट में 1.5 लाख लिया है। अच्छा 1.5 ही तो आएगा, 1 लाख क्यों आएगा, 1.5 आएगा ना, क्योंकि जो 40% है ये तो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा, 1 लाख तो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा, 1.5 लाख यहाँ आएगा, है ना। 1 लाख जो मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ है वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा, बाकी के 1.5 लाख में वो स्टॉक वाली एंट्री होती है जो सप्लीमेंट्री रेट निकाल करके आपकी एंट्री होती है, कंबाइन एंट्री साथ में पास कर सकते हो। ठीक है, पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसके बाद मेसर्स अभियुक्त ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैज 4 आइडेंटिकल मशीन, 4 मशीन है भाई, 4 आइडेंटिकल मशीन है, कॉस्ट ऑफ ईच मशीन 5 लाख है, स्क्रैप वैल्यू 10% है, लाइफ है 9 साल, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। एक्सपेक्टेड एनुअल रनिंग आवर्स ऑफ द मशीन कितना है 2200 घंटे आप चल सकते हो, अभी तक 2200 है, पूरे साल के दे रखे। ठीक है, एक मशीन के पूरे साल के खर्चे दे रखे। फैक्ट्री रेंट 5000 है, लाइटिंग ठीक है। ऑपरेटर के लिए देखो 2 ऑपरेटर है, ईच ऑपरेटर इज इन चार्ज ऑफ 2 मशीन्स। ठीक है, बात समझना, टोटल 2 ऑपरेटर है और एक ऑपरेटर जो है वो 2 मशीन को संभाल रहा है। अगर एक ऑपरेटर 2 मशीन को संभाल रहा है तो 2 ऑपरेटर कितने मशीन को संभालेंगे, 4 मशीन को। ठीक है, हाँ सर ठीक है, 10,000 पर मंथ के हिसाब से पर ऑपरेटर सैलरी दे रखी है। टोटल 2 ऑपरेटर है लेकिन डिवाइड बाय 4 मशीन होगा अगर एक मशीन का निकालना है तो। फिक्स ये 2000 पर क्वार्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3% कॉस्ट है। फोरमैन की सैलरी 1/6 अपने टाइम का इस पे लगाया जा रहा है तो 1/6 लगाओगे और टोटल 1/6 जो है वो इस पे लगा रहा है उसके हिसाब से निकलेगा।
अदर फैक्ट्री ओवरहेड एनुअल है, पावर कंजम्पशन दे रखी है 80 यूनिट्स, रेट ऑफ पावर है 150 रुपए 100 यूनिट के। अगर 150 रुपए आपके 100 यूनिट के हैं तो 1 यूनिट का हो गया 1.5 रुपया। ठीक है, कह रहा है ये अनप्रोडक्टिव आवर्स है, इनको माइनस कर देना। अनप्रोडक्टिव आवर्स जो रिपेयर और जॉब सेटअप में खर्च हुए, टोटल 700 घंटे फालतू थे। ठीक है, और आपके कितने थे 2200 घंटे ऊपर लिखे थे, जिसमें से 700 खराब हो गए, मतलब 1500 घंटे आपके इफेक्टिव निकले हैं। नीचे क्या लिखा है, अज्यूमिंग पावर इज यूज्ड ड्यूरिंग ऑपरेटिंग टाइम ओनली, मतलब 1500 घंटे ही पावर यूज हुई है खाली, ऐसा मानते हुए क्वेश्चन करना है। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो एक बार आपको आंसर्स दिखा देता हूं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक ही मशीन का था, लेकिन फैक्ट्री का टोटल रेंट था 4 मशीन का, 4 से डिवाइड करोगे, लाइटिंग को भी 4 से, ऑपरेटर को सिर्फ 2 से डिवाइड करना, क्योंकि देखो आपने ऊपर क्या लिया 10,000 इंटू 12, यहां तक सही है। देखो 2 से ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो, 10,000 इंटू 12 ये एक ऑपरेटर की सैलरी है, एक ऑपरेटर की सैलरी आई, इंटू ऑपरेटर कितने हैं 2, और नीचे मशीन कितनी है 4 मशीन। अगर ऐसे भी निकालोगे तो देखो इन्होंने नेट में सीधा 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। हाँ, रिपेयर मेंटेनेंस एक मशीन का दे रखा था क्वार्टरली, सीधा ले लिया, बाकी कुछ है नहीं, या 1/6 भी आएगा, और 4 मशीन से तो डिवाइड हो गई, क्योंकि जो फोरमैन है वो चारों मशीन को देख रहा है, लेकिन 1/6 टाइम के साथ। तो पहले 1/6 लगाओगे, फिर 4 मशीन से डिवाइड करोगे, लास्ट में 1500 घंटों से डिवाइड होगा। पावर का सीधा भी जोड़ सकते हो पर आवर, या ऊपर 1500 से मल्टीप्लाई करो, 1500 से डिवाइड करो, काम हो जाएगा। ठीक है जी, आ रहा है मजा? जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दो, वीडियो को लाइक कर दो, है ना। आज से हम वीडियो का लाइक टारगेट रखते हुए चलेंगे। इस वीडियो पे 100 लाइक्स चाहिए मेरे को, है ना। आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि देखो मेरी बात समझो, अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो क्या होता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम उसे और ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएगा। ठीक है ना, तो छोटा सा टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का। आप लोगों को पसंद आई रही है वीडियोस तो जरूर लाइक करना, और अपने हर दोस्तों के साथ शेयर करना कि भाई देखो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, एक एक क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। उसके साथ मैंने आप लोगों को अपना नंबर भी दे रखा है, आपको कोई भी डाउट हो पूछो ना यार, आपका अपना भाई आपके साथ है, कॉस्टिंग में फोड़ेंगे। 9971752041। ठीक है, आओ जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरटीपी में 22 क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन और सर्विस सबका दे रखा है। अब मैं क्या करूंगा, प्रोडक्शन का नहीं लूंगा, सर्विस का लूंगा। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था ना, अगर खाली प्रोडक्शन का है तो उठा लो डायरेक्ट कॉस्ट, सबकी है, प्रोडक्शन वालों की नहीं उठानी दादा, किसकी उठाएंगे, सर्विस वालों की। ठीक है सर। अच्छा सर, अब आप जल्दी से, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ये नीचे बेसिस दे रखे हैं, इन बेसिस के बेसिस पे आप बताओ खर्चा कौन कौन सा कैसे बटेगा। देखो फैक्ट्री रेंट जल्दी से बताओ सर, फैक्ट्री रेंट जाएगा एरिया के बेसिस पर। पहले डेप्रिसिएशन बताओ, डेप्रिसिएशन कैसे जाएगा सर, कैपिटल वैल्यू के बेसिस पर। जनरल लाइटिंग कैसे जाएगा, लाइट पॉइंट के बेसिस पर, जितने लाइट पॉइंट है। परक्विजिट्स, अब परक्विजिट्स कैसे जाएगी, पर्क्स जाती है नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पर, नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रखे तो डायरेक्ट वेजेस, सबकी डायरेक्ट वेजेस दे रखी है ना, डायरेक्ट वेजेस इस काम में आ जाएगी, ऊपर दे रखी है देखो, है ना। अब पावर ध्यान से देखना, लिखा है पावर के सामने मशीन, और इससे रिलेटेड 2 चीजें हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एचपी को भी और मशीन आवर्स को भी। देखो एचपी भी है और मशीन आवर है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए चलना। ठीक है, आईसीएआई ने आगे सेम एक क्वेश्चन में क्या करा है, सेम एक क्वेश्चन अभी आपको दिखाऊंगा जिसमें मशीन आवर्स भी है और एचपी भी है, खाली एचपी पे बांट रखा है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, जब आपके पास दोनों है, एचपी भी है और मशीन आवर्स भी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके बांटो। यहाँ पे इसने सही बांटा हुआ, देखो दिखाता हूँ, ये देखो इसने यहाँ एचपी इंटू मशीन आवर्स ले रखा है, एकदम सही करा हुआ है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, नीचे बता रखा है कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट किसको कितनी सर्विस दे रहा है। तो कह रहा है पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, वो हमने बता दिया। अब नीचे तीनों मेथड है, अब सुनो। पहला है साइमल्टेनियस इक्वेशन, आओ जल्दी से बताओ साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या होता है। सर मेरे साथ साथ इक्वेशन बनाओ, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स और वाई, पहले आएगा एक्स और वाई का अपना अपना ओवरहेड। कितना ओवरहेड आया, ये देखो एक्स का 920, इसका 1140 है ना, एक का है 920, यहाँ लिखता हूँ, एक्स का है बेटा 9,20,000, इसका है 11,40,000। सही है, देखो इसको भी हटाता हूं, सही से लिखता हूं, x का है 9,20,000 और इसका है 11,40,000। अब x को क्या मिला y से, देखो x को क्या मिला y से, मेरी वर्डिंग समझो, x को कितना खर्चा मिलेगा y से। ये देखो y अपना कितना दे रहा है x को 5%, तो यहाँ क्या लोगे 5% ऑफ y। और सावधान सावधान इंडिया, 0.05 लेना है, 0.5 मत लेना है, 50% होता है दादा। ठीक है, y को क्या मिला x से, जल्दी बोलो y को क्या मिला x से, तो x क्या दे रहा है y को +20, तो 0.2y। ठीक है, 0.2x, सॉरी 0.2x। ठीक है, ये 2 इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को सॉल्व करोगे हो जाएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन में मेन इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ये देखो दिखा देता हूं,
बिल्कुल सेम हमने इक्वेशन बनाई, दोनों को सॉल्व करोगे बांट दोगे, ठीक है, इतना ही होता है। अगला है ट्रायल और एरर। ट्रायल एरर तो और आसान होता है, बस ये देखो x और y, x अपना y को दे रहा है 20% और y अपना खर्चा x को दे रहा है 5%। तो ट्रायल एंड एरर तो और आसान होता है। देखो ट्रायल एंड एरर में हम क्या करेंगे, ये खर्चा बांटा हुआ है बस साइमल्टेनियस के हिसाब से। दूसरा मेथड देखो ट्रायल एंड एरर, ये क्वेश्चन इसीलिए डाला था ताकि आपके जितने मेथड है ना सारे के सारे हाथ के हाथ रिवाइज होते चलेंगे। देखो क्या क्वेश्चन है समझना। सबसे पहले ये अपना देगा 20%, ठीक है, ये कितना देगा 20%, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, अब ये अपना टोटल मिलाएगा, इसका 13-24 आया, 13-24 का देगा 5%। ट्रायल एंड एरर में पहले बांटते जाओ, ठीक है। अच्छा, ये कितना देगा फिर 20%, x देगा y को 20, y देगा x को 5%, फिर ये इसको देगा 20%, ये इसको देगा 5%। अब देखो 7 का 20% करोगे ऑलमोस्ट 1.4 के आसपास आ गया है ना, मतलब 1 रुपए के आसपास आ गया, नेग्लिजिबल अमाउंट है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जब आपने बांट दिया, मतलब जब लास्ट में जाते जाते बांटते बांटते 0 हो जाता है, अब इन सबको पकड़ो और ऐड कर दो, इन सबको पकड़ के ऐड कर दो। इधर 13-24, क्योंकि 13-24 में ऑलरेडी ऊपर के 2 इंक्लूडेड है, 13-24 ये और ये, इन तीनों को उठाओ ऐड कर दो, इतना अमाउंट आ गया। यहां तक सही है ना। अब ये खर्चा उठा करके बांट दो प्रोडक्शन वालों में, और प्रोडक्शन वालों में किस में बांटोगे, ये जो परसेंटेज आपको दे रखी है इस परसेंटेज में अपन बांट देंगे। इसकी इन दोनों में बटेगी, इसकी तीनों में बटेगा, ठीक है। तो देखना वो अल्टीमेटली आपका ट्रायल एंड एरर से भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। ये देखो बांट दिया। बात समझना बेटा, रेसिप्रोकल के अंदर 3 मेथड होते हैं। एक तो हो गया नॉन रेसिप्रोकल जो स्टेप लैडर होता है। रेसिप्रोकल के अंदर 3 मेथड होते हैं, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक ट्रायल और एरर, है ना, और एक हो गया रेसिप्रोकल अपना, कि मतलब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको अपन बोलते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों से फाइनल आंसर ऑलमोस्ट सेम आता है, 5-10 रुपए का अंतर होगा, वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से होगा, वरना सेम आता है आंसर, ठीक है। अच्छा, लास्ट था रिपीटेड रिडिस्ट्रीब्यूशन, ये तो सबसे बढ़िया है, खेलते जाओ। जैसे देखो ट्रायल एंड एरर में क्या हो रहा है, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट आपस में खेल रहे थे। ये देखो ट्रायल और एरर में क्या हो रहा है, सर्विस आपस में सर्विस 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 सर्विस, लास्ट का खर्चा उठा के प्रोडक्शन वालों में बांट दिया, सही है। लेकिन रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन में बोला सब खेलो आपस में। जैसे पहले x अपना खर्चा लेगा, सब में बांटेगा, जो परसेंटेज दे रखी है। अब ये अपना टोटल जोड़ेगा और सब में बांटेगा, सही है। फिर ये लेगा, सब में बांटेगा, ये खेलते रहेंगे सारे, प्रोडक्शन सर्विस प्रोडक्शन सर्विस प्रोडक्शन सर्विस प्रोडक्शन सर्विस। कब तक खेलेंगे, जब तक लास्ट में आते आते 0 ना हो जाए, ठीक है ना। इजी है ना, आप बताओ, ठीक है। बस पता क्या होता है आपको, एक बात और बताऊं, थोड़ा डेप्थ में लेके जाऊं। जो आप ट्रायल एंड एरर करते हो ना, ट्रायल एंड एरर में इनको आप आपस में अलग खिलाते हो, जो इनका लास्ट में अमाउंट आता है वो इन पे बांट देते हो। जबकि रिपीटेड रिडिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, आप शुरू से सबको आपस में खिलाए जा रहे हो। याद रहेगा ना, पेपर में क्वेश्चन है, अपने दोस्त को ऐसे बताना सर्विस 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 सर्विस, उसे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आओ जी, मई 22 का क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन ना पेपर में 2 बार आ चुका है, आगे भी एक बार आया है, मैंने सेम एज लिखा हुआ है आगे। आपको एक बार पूरा क्वेश्चन बताता हूँ, इसकी इक्वेशन वगैरह बताता हूँ, देखो कैसे होगा। देखो क्या बोला है, कह रहा है ओवरहेड रिकवर हो रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड हो रहा है फिक्स परसेंटेज ऑन द डायरेक्ट वेजेस। तो मान लो फैक्ट्री ओवरहेड है x% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, जितनी डायरेक्ट वेजेस है उसका x% ले लो। इस क्वेश्चन को देख लेना मेरे साथ, वही इक्वेशन वगैरह सब बनवाऊंगा। एडमिन ओवरहेड है फिक्स परसेंटेज, तो एडमिन ओवरहेड है फिक्स परसेंटेज किसका, फैक्ट्री कॉस्ट का। ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट का फिक्स परसेंटेज। यहां तक सही है सब कुछ, ठीक है। 2 जॉब का डाटा दे रखा है, मटेरियल है, वेजेस है, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट परसेंटेज टोटल कॉस्ट पे दे रखी है, ठीक है। कह रहा है परसेंटेज निकालो। परसेंटेज कैसे निकालोगे, अब सुनो, एक इक्वेशन आपको बनाना सिखा रहा हूं, अगर आपको एक समझ में आ गई दूसरी भी बनाना, दोनों को मैच कर लेना, मतलब दोनों को सॉल्व कर लेना। देखो एक है जॉब 1 और दूसरी है जॉब 2, ध्यान से देखना। सबसे पहले आएगा मटेरियल, मटेरियल कितना है 1,08,000, मटेरियल है 1,08,000 और 75,000। फिर आपने लिए वेजेस, वेजेस है 84,000 और दूसरे हैं 60,000, ठीक है। प्राइम कॉस्ट आ गई, पहले प्राइम कॉस्ट कितनी आएगी, 1,08,000 और 84 कितने हो गए, मेरे ख्याल से 192 है ना, ये 1,08,000 है ना, 1,08,000 और 84, अरे यार 84, 1,92,000, ठीक है। और उधर हो रहा है 75 और 60 कितना हो जाएगा भाई, 135,000, ठीक है। इसके बाद आता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, x% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, जोड़ दो। x% ऑफ डायरेक्ट वेजेस का मतलब क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ x%, डायरेक्ट वेजेस है 84,000 की, ठीक है। यहाँ आ जाएगा x% ऑफ 60,000, सही है। कितना कितना आ जाएगा, 00 से 00 जाएंगे, ये आएगा 840x, ये आ जाएगा 840x, ये आ जाएगा 600x, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बताना। देखो सिंपल है, इसके बाद इन दोनों को जोड़ दो, 192,000 है ना, 192,000 ये फैक्ट्री कॉस्ट आ गई मेरी, और क्या होगा प्लस 840x, ठीक है। यहाँ क्या होगा 1,35,000 प्लस 600x,
यहाँ तक सही है। अब इसमें जोड़ूंगा एडमिन ओवरहेड, आपको दिख ही रहा होगा, नहीं तो एडमिन ओवरहेड करके ऊपर करता हूँ। चलो पहले एडमिन ओवरहेड कितना, y%, किसका y%, फैक्ट्री कॉस्ट का। जैसा हो रहा है जो हो रहा है लिखते जाओ, y% किसका, फैक्ट्री कॉस्ट का। फैक्ट्री कॉस्ट है 192,000 प्लस 840x। यहाँ पर भी लिखो y% ऑफ, ये पूरा एज इट इज आ जाएगा है ना, 1,35,000 प्लस 600x। यहाँ तक सही है। अच्छा इसके बाद आ जाएगी मेरी टोटल कॉस्ट है ना, और टोटल कॉस्ट कैसे आएगी अभी बताता हूँ आपको। सेल दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, यहाँ है 333 कितने, 4 बार 3 है ना 12, और यहाँ है 252,000। यहाँ तक सही है। हाँ अब देखो कॉस्ट का प्रॉफिट है 12% है ना, कॉस्ट के लिए प्रॉफिट है 12% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट है 12%। जब कॉस्ट है 100 की तो प्रॉफिट कितना होगा, इधर सुनो, प्रॉफिट होगा 12 का जब सेल होगी 112 की है ना। तो इस पर निकाल देते हैं, 4 बार 3 12 सॉरी 4 बार 3 12 इंटू में 12/112 इंटू में 12/112, ठीक है। 35,712 का प्रॉफिट आ रहा है। एक बार चेक कर लूं क्या प्रॉफिट सही आ रहा है 35,712 का, अगर इन्होंने कहीं निकाल रखा है तो 35,712 एक बार इसमें से माइनस करके देखूं अगर, तो मेरे को लग रहा है सही आएगा। 35,712 कॉस्ट कितनी आ जाएगी, माइनस 4 बार 3 12 297,600, कॉस्ट 297,600 की आ रही है नीचे टोटल में। हाँ 297,600 सही है, एकदम सही है। तो यहाँ कॉस्ट आ जाएगी 297,600। अब मैं इसकी इक्वेशन बना लूंगा, ये देखो अब मैं ये इक्वेशन बना लूंगा। सेम वैसे दूसरी तरफ प्रॉफिट है 20% का कॉस्ट पे, तो 20/120 होगा सेल पे, तो 252,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू में 20 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। ये आ जाएगा प्रॉफिट 42,000 का। अगर 42,000 का प्रॉफिट है मतलब कॉस्ट हो गई 2,10,000 की, ठीक है, 2,10,000 की कॉस्ट हो गई। अब देखो आप ध्यान से इक्वेशन ध्यान से देखना, मेन जो मैं आपको काम करा रहा हूँ ध्यान से देखो। इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी फैक्ट्री कॉस्ट उठाओ, फैक्ट्री कॉस्ट है 192,000 प्लस 840x। घबराना मत, जो आ रहा है वही देखो, यहाँ आ रहा है 192,000 प्लस में 840x प्लस आगे बोला था y% ऑफ 192,000 प्लस में 840x इक्वल टू, ये कितना आया था इसके बाद सॉल्व करके आया था 297,600, यहाँ आया था 297,600। ऐसे ही आपकी दूसरी इक्वेशन बनकर आई थी 135,000 प्लस 600x, यहाँ लिख देता हूँ पूरा। ये क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा क्योंकि पेपर में बहुत बार आया हुआ है। 600x प्लस y/100, 135,000 प्लस में 600x इक्वल टू कितना था, 2,14,000 था, कितना था 2,10,000, 2,10,000। अब आप इनको सॉल्व कैसे करोगे बस वो सुन लो। जब आपके सामने दो इक्वेशन आ रही है सॉल्व कैसे होगी, पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन में से कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या होगा, ये देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये पूरी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 192,000 प्लस में 840x, ये कॉमन है। दूसरी तरफ क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचा, वहां बचेगा y/100 मल्टीप्लाई में हो गया है ना, यहाँ आ जाएगा 297,600। सेम ऐसे आप दूसरी इक्वेशन में भी देखो, ये दोनों में कॉमन आ रहा है ना, यहाँ लिख दो 1,35,000 प्लस में 600x और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस y/100, ठीक है, इक्वल टू 2,10,000। अब आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो। अब देखो क्वेश्चन आगे आसान बन जाएगा क्योंकि बच्चा ना यहाँ पे आगे गिव अप कर देता है। इसके आगे सॉल्व कैसे होगा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, ये इससे कट गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x आ जाएगा, जैसे x आएगा y निकाल लेना, ठीक है। अब तो हो जाएगा ना क्वेश्चन। चलो पूरा क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब जैसे आपका x और y आ जाएगा उसके बाद कुछ नहीं है, कह रहा फैक्ट्री ओवरहेड एडमिन ओवरहेड का पूरा पूरा अमाउंट निकालो। प्रॉफिट तो आपने निकाल दिया, इनका अमाउंट कैसे निकालोगे, x और y की वैल्यू डाल दो, अमाउंट आ जाएगा। फिर कह रहा है दूसरे जॉब का डाटा है, मटेरियल है, वेजेस है, आपके पास ऊपर x वाला परसेंटेज आ चुका है कि फैक्ट्री ओवरहेड का कितना परसेंट है, एडमिन ओवरहेड का कितना परसेंट है, सब जोड़ो, सब जोड़ने के बाद टोटल कॉस्ट आ जाएगी, प्रॉफिट का परसेंटेज लगाओ उस पर 15%, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है जी। आईसीआई ने ना इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करा हुआ है, मैंने थोड़ा आसान तरीके से कराने का आपको करा, और अगर आपको जो भी दोनों मेथड में से आसान लग रहा है आप उस हिसाब से अपने क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा, कोई परेशानी होगी ना, प्लीज आप पूछते हुए चलिएगा। आओ आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं एसई लिमिटेड। देखो एसई लिमिटेड क्या क्वेश्चन बोला है, एसई लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट ए एंड बी, द कंपनी हैड बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड है इतना और बजटेड डायरेक्ट लेबर आ रहा है इतना, तो आप यहाँ से बजटेड रेट निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में एक बात अच्छी है देखना, आरटीपी नवंबर 22, आरटीपी नवंबर 22 वैसे भी कॉस्टिंग की बहुत अच्छी थी, हर चैप्टर में आप क्वेश्चन देखोगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे इसके, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे, रेट आ जाएगा। देखो पहले मैं आपको बजटेड रेट दिखाता हूँ, नीचे इन्होंने निकाल भी रखा था कहीं पर, मैं दिखाता हूँ, ये रहा देखो बजटेड रेट निकाल रखा है, ये आया 20.4। तो ये 20.4 बेटा पूरी फैक्ट्री का आया है रेट, सिंगल ब्लैंकेट रिकवरी रेट है 20.4, ठीक है। अब इसने इसी का नीचे डाटा दिया कि 3672,000 का ये डाटा है दो डिपार्टमेंट के हिसाब से, और 1,80,000 घंटों का ये डाटा है, और डिपार्टमेंट वाइज रेट भी निकाल रखा है, ठीक है।
बात समझना, डिपार्टमेंट वाइज रेट भी है रिकवरी का और पूरी फैक्ट्री का एक साथ रेट भी है। ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे अभी काम में आएंगी। देखो क्या बोला आगे, ध्यान से पढ़ना। ईच यूनिट ऑफ ए रिक्वायर 4 घंटे इन डिपार्टमेंट पी एंड 1 आवर इन डिपार्टमेंट क्यू। ठीक है, तो ए को 2 डिपार्टमेंट है पी और क्यू, यहाँ लगते हैं 4 घंटे या 1 घंटा। बी में उल्टा है, बी में यहाँ 1 घंटा या 4 घंटे, देखो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट ईयर, इसलिए कोई WIP नहीं है, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक इतना बचा हुआ है। अब आपको बोला गया, सबसे पहले कह रहा है प्रोडक्शन और सेल्स की क्वांटिटी निकालो। कैसे निकालेंगे प्रोडक्शन और सेल्स की क्वांटिटी? तो ए के कितने यूनिट बने, मान लो ए ही बने, बी के मान लो बी ही यूनिट बने। अब आप इक्वेशन बना दो। कैसे इक्वेशन बनाओगे? देखो, ए के टोटल यूनिट बनने के लिए कितने घंटे चाहिए होंगे, सोचो ए के टोटल यूनिट बनने के लिए कितने घंटे, या आप ऐसे बोल सकते हो डिपार्टमेंट पी के टोटल कितने घंटे चाहिए। देखो लिखा हुआ है ऊपर डिपार्टमेंट पी के मेरे पास 90,000 घंटे हैं। तो कैसे बोलूंगा, डिपार्टमेंट पी में 4 घंटे तो ए को बनाने में लगते हैं, तो एक को बनाने में 4, तो 4A हो गए टोटल ए के घंटे। जैसे मान लो ए के 10 यूनिट है, एक यूनिट को बनाने में 4 घंटे, टोटल 40 हो गए ना। हाँ, बी का लगता था 1 घंटा, ऐसे करके डिपार्टमेंट पी के टोटल घंटे हो गए 90,000। ऐसी डिपार्टमेंट क्यू में क्या होगा, डिपार्टमेंट क्यू में ए के प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगता था 1 घंटा और बी में लगते थे 4 घंटे, लेकिन डिपार्टमेंट इसके भी पी के भी टोटल थे 90,000 घंटे। दोनों को सॉल्व करोगे प्रोडक्शन क्वांटिटी आ जाएगी। ये देखो इन्होंने भी ऐसे करा, ये लिखा सब 90,000 90,000, 2 इक्वेशन बनाई और सॉल्व कर दिया। जैसे मान लो ए के नंबर ऑफ यूनिट एक्स है, बी के नंबर ऑफ यूनिट वाई है, ये इतनी प्रोडक्शन क्वांटिटी आ गई। ठीक है, और इसके बाद उसने दूसरा क्या पूछा था, सेल क्वांटिटी। अगर प्रोडक्शन इतनी है, उसने क्लोजिंग स्टॉक बोला था, इसमें से इसका क्लोजिंग स्टॉक हटाओ, इसमें से इसका क्लोजिंग स्टॉक हटाओ, सेल क्वांटिटी आ जाएगी। जितना प्रोड्यूस करा क्लोजिंग माइनस करोगे तभी तो सेल आएगा ना। ठीक है, यहां तक तो सही था सब कुछ। कह रहा है एसर्टेन द इफेक्ट। अब ये पॉइंट ध्यान से पढ़ना, मैंने क्लास में पूरा डिटेल में एक एक चीज एनालिसिस करके लिखवाया था, यहाँ पे भी पूरा समझाऊंगा। देखो, ascertain the effect of using predetermined overhead rate instead of department wise। ध्यान से पढ़ना, कह रहा है डिपार्टमेंट वाइज को यूज मत करो। डिपार्टमेंट वाइज की जगह अगर ब्लैंकेट या सिंगल रिकवरी रेट को यूज करते हो तो इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा, ड्यू टू इफेक्ट ऑन स्टॉक वैल्यू। अब बात समझो, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में इधर आता है क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि और कुछ तो मेरे को दे ही रखा, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक की बेटा वैल्यू बढ़ेगी तो क्या इनकम बढ़ेगी? हाँ। अब बात समझना, सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, हाँ सर, एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, एनआर जो भी होता है, NRV और कॉस्ट व्हिचएवर इज लोअर, उसमें 1 पॉइंट कॉस्ट का आता है, पता आपको अकाउंटिंग के हिसाब से। हाँ, अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम 2 तरीके से निकालेंगे। एक बार डिपार्टमेंट वाइज रिकवरी रेट से, मान लो डिपार्टमेंट वाइज रिकवरी रेट से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आई 10,000, सही है। हाँ, सिंगल रिकवरी रेट से आई 12,000, तो भाई सिंगल रिकवरी रेट से अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 2,000 से बढ़ रही है तो इनकम भी तो 2,000 से बढ़ेगी ना। बस ये बताना है आपको। वो कह रहा है अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज को यूज ना करूं, इसकी जगह ब्लैंकेट को यूज करूं, तो दोनों के हिसाब से स्टॉक की वैल्यू निकाल लो और बताओ इनकम पे क्या फर्क पड़ रहा है। ये देखो इसने निकाल रखा है, समझना। क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी ए और बी की लिख दी। अगर मैं चल रहा हूं डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज देखना डिपार्टमेंट वाइज क्या होगा। अब डिपार्टमेंट वाइज क्या है, टोटल 1800 यूनिट थे। 1800 यूनिट में आप, ये ए है ना, समझना, ए के कितने घंटे हैं, 4 घंटे, तो 1800 यूनिट हर एक को बनाने में लग रहे थे पी डिपार्टमेंट के 4 घंटे। समझना, डिपार्टमेंट वाइज में पी डिपार्टमेंट का अलग करूंगा, क्यू का अलग। तो 1800 यूनिट बनाने में पी डिपार्टमेंट में लग रहे थे 4 घंटे, ये घंटे आ गए। और आगे डिपार्टमेंट वाइज वाला रेट लेना जो क्वेश्चन में निकाल करके दे रखा है। इस डिपार्टमेंट का रेट अलग है, इस डिपार्टमेंट का रेट अलग है ना। तो ये देखो अपन ने पहले लिया कौन सा, पी डिपार्टमेंट का रेट साथ में, तो ये इतनी वैल्यू आई। ऐसे ही दूसरे में क्यू डिपार्टमेंट के लिए क्या करूंगा, क्यू डिपार्टमेंट में ए के लिए लग रहा था 1 घंटा, टोटल 1800 यूनिट थे, इतने घंटे हो गए, और आगे उसका रेट, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो डिपार्टमेंट वाइज ए के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही है इतनी। लेकिन अगर मैं ब्लैंकेट रिकवरी रेट या पूरी फैक्ट्री का एक ही रेट लगा था तो ए के टोटल घंटे थे एक यूनिट पे 4 और 1, यहाँ इतने पी में थे इतने क्यू में, टोटल लग रहे थे 5 घंटे। सही बात है ना, 5 घंटे 1800 यूनिट और पूरे उसका रेट जो हमने निकाला भी था 20.4, पूरी फैक्ट्री का रेट, इस हिसाब से वैल्यू इतनी आ रही है। क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर डिपार्टमेंट वाइज यूज ना करके इसकी तरफ जा रहे हो, ये देखो यहाँ पर ये टोटल वैल्यू है 2,07,000 और 21,000, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,07,360 और 21,600। टोटल वैल्यू आ रही है 2,28,960। कह रहा है इतनी वैल्यू हो रही थी डिपार्टमेंट वाइज में। आप डिपार्टमेंट वाइज की तरफ नहीं गए, आप ब्लैंकेट की तरफ गए, तो वैल्यू कम हो गई ना, वैल्यू कम हो गई तो इनकम भी कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरे में क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट वाइज वैल्यू इतनी आ रही है, ब्लैंकेट में वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, तो दोनों के डिफरेंस में ब्लैंकेट की वैल्यू ज्यादा है तो इनकम बढ़ेगी।
क्वेश्चन ने क्या बोला था, डिपार्टमेंट वाइज पे मत जाना, ब्लैंकेट पे जाओ। तो ये देखोगे ब्लैंकेट के आने से इनकम बढ़ी है या कम हुई है। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी, क्लोजिंग स्टॉक से कम होगी तो ये भी कम होगी। ठीक है, बताना आया मजा, कैसा लगा, सच से बताना क्या टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ। इसका थर्ड पार्ट और देखो, थर्ड पार्ट में क्या बोला है, कह रहा कैलकुलेट द डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस। कह रहा सेलिंग प्राइस में भी डिफरेंस बताओ। अगर आप डिपार्टमेंट वाइज रेट को यूज ना करके पूरा का पूरा एक ही रेट यूज कर रहे हो, अज्यूम दैट डायरेक्ट कॉस्ट मटेरियल और लेबर की पर यूनिट दे रखी है 25 और 40। ठीक है, मटेरियल और लेबर कॉस्ट दोनों मिला करके एक ही है 25 और दूसरे की 40। ऐसा मत समझना है 25 और 40 मटेरियल और लेबर है, नहीं, मटेरियल लेबर दोनों मिला के एक ही 25, बी की 40। और कह रहा है सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 40% आपको जोड़ना है प्रॉफिट वगैरह का। ठीक है, तो देखो डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस कैसा आएगा, पहले इसका वर्किंग नोट आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये देखो, अगर मैं प्री डिटरमाइंड रिकवरी रेट यूज कर रहा हूं, मतलब पूरी फैक्ट्री का यूज कर रहा हूं, तो 25 और 40 डायरेक्ट कॉस्ट तो दे रखी थी। प्रोडक्शन ओवरहेड कितने लूंगा, ए में लग रहे थे टोटल 5 घंटे पूरा फैक्ट्री का रेट, बी में भी टोटल 5 घंटे पूरी फैक्ट्री का रेट, दोनों में इतना आएगा। ये टोटल कॉस्ट आ गई, इस टोटल कॉस्ट में जोड़ोगे 40% मार्जिन, ये सेलिंग प्राइस आ गया। ये सेलिंग प्राइस आया कौन सा, पूरी फैक्ट्री का एक लेकर के। लेकिन अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज लूंगा तो क्या, ये आ गई डायरेक्ट कॉस्ट। अब ध्यान से देखना ओवरहेड कैसे, एक यूनिट को बनने में पी डिपार्टमेंट में लग रहे हैं 4 घंटे, क्यू डिपार्टमेंट में लग रहे हैं 1 घंटे, दोनों का अपना अपना रेट, ये इसका इतना आ गया। बी बनाने के लिए पी और क्यू 2 डिपार्टमेंट है, इसमें लग रहा है 1 घंटा, इसमें लग रहा है 4 घंटे, उस हिसाब से आप रेट लोगे, ये इसका आ गया इतना। सही है, हाँ सर, आपने ये जोड़ दिया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, इसमें 40% जोड़ा, ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब दोनों का सेलिंग प्राइस में डिफरेंस बता देना जो इसने ऊपर निकाल के दे रखा है कि कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, उस डिफरेंस के हिसाब से हम बता देंगे अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस है। ठीक है, अब तो समझ आ गया होगा, मैंने बेटा एक एक चीज बहुत ध्यान से करके आपको समझाई, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लास में तो बेटा मैंने पूरी एनालिसिस वगैरह, पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बना के क्लोजिंग स्टॉक पे फर्क आता और किसी पे नहीं आता सब बताया था, जो क्लास वाले बच्चे हैं वो देख रहे होंगे। बट आई होप बाकियों को भी समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आप करके देखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कुछ नहीं होगा, व्हाट्सएप पे पूछो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, आओ। ठीक है, और हो जाए तो बेटा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या मजा आया या नहीं आया। ठीक है, बहुत जरूरी है ये चीज, जरूर बताना। आओ, सेंटी लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 सर्विस डिपार्टमेंट। और फिर से डायरेक्ट मटेरियल और वेजेस प्रोडक्शन का नहीं लेंगे, सिर्फ सर्विस वालों का लेंगे। जल्दी से बेसिस बता दो, फैक्ट्री रेंट जाएगा एरिया के बेसिस पर, ठीक है, और पावर जाएगा फिर से एचपी और मशीन आवर्स के बेसिस पर, यहां पर भी सही करा है क्वेश्चन ने। डेप्रिसिएशन जाएगा कैपिटल वैल्यू के बेसिस पर। अदर ओवरहेड में बच्चे बहुत गलती करते हैं, ध्यान रखना, अदर ओवरहेड में कुछ नहीं लिखा, मशीन आवर्स के बेसिस पर बांट दो। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ 2 बेसिस पे ज्यादातर बढ़ता है, मशीन आर या लेबर आर। मशीन आर लेबर आर में से कुछ नहीं है तो डायरेक्ट वेजेस पे बांट देना। और मशीन आर लेबर आर दोनों है तो देख लो दोनों में से ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा है। यहाँ सिर्फ मशीन आर्स था, अदर ओवरहेड मशीन आर्स पे बटेंगे, गलती मत करना, आईसीएआई यही मानते हुए चलता है। ठीक है, फिर तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, कह रहा रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन से आपको क्वेश्चन करना है, रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन में खेलते चलो। बताओ कौन कौन खेलेगा, प्रोडक्शन सर्विस प्रोडक्शन सर्विस प्रोडक्शन सर्विस प्रोडक्शन सर्विस, खेलते चलो। ठीक है, जब तक जीरो ना हो जाए और बस, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखो खेलते चले यहाँ पे, है ना, लास्ट में कुछ नहीं है, मशीन आर का रेट निकालना है। लास्ट में क्वेश्चन पढ़ लिया करो, ऐसा नहीं इसके बाद आप क्वेश्चन छोड़ दो। लास्ट में मशीन आर का रेट बोला था क्वेश्चन में, ये देखो मशीन आर रेट, तो जितने जितने मशीन आर थे उससे भी अपन डिवाइड करते हुए चलेंगे। ठीक है, आओ जी, नवंबर 23 पे अपन आ चुके हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पे। मैं पानी पी लूं खाली, फिर करा रहा हूं आगे। ठीक है, आओ जी, समझना आगे। HCP लिमिटेड, आज के ना लेक्चर के लास्ट में एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। तो जो लेक्चर्स मेरे वो वाले बच्चे हैं जो पूरे लेक्चर देखते हैं उनको मजा आएगा। सब बच्चों को बोल रहा हूँ वीडियो आखिर तक देखना, लास्ट में एक सरप्राइज देकर के जाऊंगा आपको। ठीक है, आओ। HCP लिमिटेड क्या बोला है, इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट PQ एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट RNS। बजटेड कॉस्ट, अब इनडायरेक्ट मटेरियल है सबका आएगा, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है सबका आएगा, इनडायरेक्ट लेबर है सबका आएगा। फैक्ट्री रेंट जल्दी से बताओ, फैक्ट्री रेंट फ्लोर एरिया के बेसिस पर। डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू के बेसिस पर। लो आपको सारे बेसिस सामने दिखा देता हूं, ये देखो। ठीक है, अब बताना आप, डेप्रिसिएशन आएगा, नेट बुक वैल्यू दे रखी है तो नेट बुक वैल्यू के बेसिस पर बांटोगे। ठीक है, अब यहाँ पावर में इन्होंने क्या करा है, यहाँ पावर पे इन्होंने एचपी लिया है खाली। ठीक है, जबकि मेरे हिसाब से गलत है, आपको क्या करना चाहिए था, आपको एचपी और मशीन आर दोनों लेना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों गिवन है ना। तो एचपी और मशीन आर दोनों ले लोगे तो ज्यादा सही से क्वेश्चन होगा, क्योंकि आईसीएआई के ही ऊपर के 2 क्वेश्चन में ऐसा करा हुआ था। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सपेंसेस फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस, तो एरिया के बेसिस पे जाएगा, ध्यान रखना। सिक्योरिटी के खर्चे पूरी फैक्ट्री के हैं तो किस पे, एरिया पे जाएंगे, गड़बड़ मत करके आना।
ठीक है। इंश्योरेंस मशीनरी की है बुक वैल्यू के बेसिस पर, सुपरवाइजरी खर्चे एम्प्लॉय के बेसिस पर, क्योंकि एम्प्लॉय भी आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो एक ये गलती दिखा देता हूं आपको, इन्होंने सिर्फ एचपी के बेसिस पे बांटा है, मेरे हिसाब से एचपी इंटू मशीन आर पूरा होना चाहिए। दूसरी एक गलती और करिए, देखो क्या, अब ये ना यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आर और एस के खर्चे बांटने, आपको आर के बांटना एम्प्लॉय के बेसिस पे, एस पे बांटना मशीन आर के बेसिस पे। ठीक है, नीचे इन्होंने बोला ओवरहेड में बांट करके दिखाओ, और इन्होंने नीचे स्टेप डाउन मेथड लगा रखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कह रहा है क्लियरली शोइंग द बेसिस, आपने कैसे बांटा, कैलकुलेट आफ्टर रिपोर्शन टू देम। ठीक है, और कैलकुलेट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ स्टेप डाउन लगा रहे हो, सर आपको कैसे पता चला स्टेप डाउन है, ये देखो इन्होंने इसका खर्चा सिर्फ इन तीनों में बांटा है और इसका खर्चा बाकी दो में बांटा है। जबकि अगर आप बेसिस देखोगे, पहले आपको बेसिस दिखा देता हूं, जैसे आर के हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय देखो सबके गिवन है आपको। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी सबके गिवन है, और दूसरे का है मशीन आर्स भी सबके गिवन है, तो इन्होंने स्टेप डाउन लगाया है, ये तो क्लियर है। अब सर स्टेप डाउन डायरेक्ट नहीं लगा सकते, स्टेप डाउन में अगेन आपको ये काम करके देखना चाहिए था कि जो आर सर्विस डिपार्टमेंट है वो एस को कितनी सर्विस दे रहा है और एस जो है वो आर को कितनी दे रहा है। ज्यादातर लॉजिकल यही होता है, पहले ये तो देखो कौन सा ज्यादा दे रहा है उसके खर्चे बांटोगे ना। अब देखो आर का बांटना नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय है तो आर एस को कितनी सर्विस दे रहा है, तो ऊपर आएगा 4 और नीचे आएगा 4, साथ में 10 और 30 है ना, 6 नहीं लेगा, लॉजिक पहले ही आपको समझा चुका हूं, इस वीडियो की स्टार्टिंग में हो गया था। ये टोटल हो गया 44 और ऊपर है 4, ये आ रहा है 9.09%। ठीक है, एस आर को कितनी दे रहा है मशीन आर के बेसिस पे, और मशीन आर कितने हैं, जब एस दे रहा है आर को तो आर के मशीन आर्स लोगे 600, यहाँ ऊपर आएगा कितना 600, नीचे आएगा 5600, 5600 में ये आएगा, ये नहीं आएगा। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है ना, कि आर एस को कितनी दे रहा है और एस आर को कितनी सर्विस दे रहा है, ये आ रहा है 10.71। तो मेरे हिसाब से पहले एस के खर्चे बटने चाहिए थे। ठीक है, बात समझना, एक बंदा दूसरे को कितनी सर्विस दे रहा है उसके बेसिस पर एस के खर्चे पहले बटने चाहिए थे, बट इन्होंने क्वेश्चन में क्या करा, इन्होंने पहले आर के खर्चे बांटे। हो सकता है आईसीएआई ने ये करा हो, पहले आर सर्विस डिपार्टमेंट है फिर एस है तो पहले आर के खर्चे बांट दिए हो, पर मेरे हिसाब से तो आपको चेक करना चाहिए। अगर आप स्टेप डाउन लगा रहे हो, या तो आप स्टेप डाउन लगाओ मत, ठीक है, आप रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन लगाओ, क्वेश्चन कर दो। अगर कुछ नहीं लिखा तो सबसे बढ़िया क्या है, रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन लगा दो। लेकिन अगर स्टेप डाउन मेथड लगा रहे हो तो चेक करके लगाना, इन्होंने पहले आर के बांटे फिर एस के, मेरे को ये बताना था आपको, बस इतनी सी बात है। ठीक है, नीचे बोला था ज्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन रेट लेना, तो यहाँ पे मशीन आर ज्यादा डोमिनेटिंग है, यहाँ पे लेबर आर ज्यादा डोमिनेटिंग है, उस बेसिस पे करा है। सर कैसे पता चलता है कौन सा ज्यादा डोमिनेटिंग है, ये देखो आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन में अगर आप मशीन आर और लेबर आर्स को देखोगे, ये मशीन आर है लेबर आर है, तो यहाँ मशीन आर ज्यादा डोमिनेटिंग है, पहले वाले में मशीन आर ज्यादा डोमिनेटिंग है, दूसरे में लेबर आर ज्यादा डोमिनेटिंग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, पेपर का क्वेश्चन था। पेपर के क्वेश्चन में इन्होंने ऐसे करा है, करना तो नहीं चाहिए था, पर ठीक है कराया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आओ इसके बाद हम आगे और चलते हैं। मई 24 का क्वेश्चन फालतू, भाई बिल्कुल ही न्यायाधीश फालतू क्वेश्चन दिया, कुछ नहीं है, आप खुद से कर सकते हो। देखो जैसा क्वेश्चन अभी हमने करा ना, सेम टू सेम वैसा ही है जो हमने कल की वीडियो में पहला क्वेश्चन करा था, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन वाला। 4.5 लाख का खर्चा है, जिसमें से 42,000 एक खर्चा फालतू है, पहले तो उसे हटाओ, जो प्रायर पीरियड का खर्चा है 42 वो हट जाएगा। ठीक है, फिर बोला 18,000 यूनिट है, जिसमें से 10,000 बिक गए, 8,000 अनसोल्ड है, 5,000 WIP है जिसका 40%, मतलब ये 2,000 हो गया। एक्चुअल मशीन आवर्स 43 है। ठीक है, और आप एब्जॉर्ब कर रहे हो 8 रुपए के हिसाब से। तो देखो अब इस क्वेश्चन में मैं आपको क्या ही बताऊं, सिंपल तो है, और उसने नीचे लिखी दिया कि 20% आपकी अपनी गलती की वजह से हुआ है, बाकी 80% वैसे हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर देना, पूरा देखो वैसे ही क्वेश्चन है। 450 में से 42 गए, इतने रिकवरी कितनी होगी, 43,000 इंटू 8 के हिसाब से इतनी रिकवरी हुई, तो अंडर रिकवरी आ रही है, कॉस्टिंग पीनल डेबिट होगा। ठीक है, अमाउंट आप अलग अलग कर ही लोगे, इसका 20% कॉस्टिंग पीनल के डेबिट में जाएगा, बाकी 80% के लिए सप्लीमेंट्री रेट निकलेगा और क्वेश्चन होगा। ठीक है, पता नहीं ये क्वेश्चन मैंने यहाँ डाल भी क्यों दिया, मेरे को डालना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, मेरे को लिख देना चाहिए था एग्जैक्टली से। ठीक है, आओ अब यहां से जरा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, एमटीबी सितंबर 24, अभी ताजा सितंबर 24 का है। देखो क्या क्वेश्चन है। ठीक है, हो रही है ना रिकॉर्डिंग वगैरह, बढ़िया भाई, जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपको मजा आ रहा है, और यूट्यूब की वीडियो को लाइक करके जाना, बढ़िया तरीके से सब लोगों को शेयर करना, वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको जो सरप्राइज है वो मिलेगा। ठीक है, एनर्जी लिमिटेड इज इनटू मेटालिक टूल्स मैन्युफैक्चरिंग, इट हैज 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। द वर्क परफॉर्म इन एवरी डिपार्टमेंट इज फेयरली यूनिफॉर्म। रेलेवेंट डाटा दे रखा है, पहले बजट का डाटा दिया। अब बजट का डाटा देखो क्या है, सबका डायरेक्ट मटेरियल, सबका वेजेस, सबका फैक्ट्री ओवरहेड, लेबर आर, मशीन आर, सबका दे रखा है, और सबका एक्चुअल डाटा भी दे रखा है। बजटेड डाटा भी है, एक्चुअल डाटा भी है। आपको एक बात बता रहा हूं, जो रेट निकलता है वो बजटेड डाटा से निकलता है, कि बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं, और उसको जिससे भी आप डिवाइड करोगे उसके बेसिस पर निकल करके आएगा। ठीक है, अच्छा
यहां तक तो सही है। अच्छा, अगर चलो मैं पहले आपको आगे पढ़वा देता हूँ। जॉब नंबर 157 है, उसका भी सारा खर्चा दे रखा है, मटेरियल कितना, वेजेस कितना, लेबर आर कितने, मशीन आर कितने। अब देखो क्या बोला नीचे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पहले, क्वेश्चन में क्या बोला, ठीक है। ड्यूरिंग क्वालिटी कंट्रोल फेज ऑफ देयर पर्टिकुलर जॉब, कंपनी ने एक खर्चा करा है, एडिशनल खर्चा करा है 495 का ऑन डायरेक्ट वेजेस। मतलब जब भी ये जॉब आप निकालोगे ना, जो ये जॉब नंबर 157 है, इसका कभी भी कोई खर्चा लोगे तो डायरेक्ट वेजेस में साथ में 495 ले लेना, जो रेक्टिफिकेशन का खर्चा हुआ है वो नीचे दिया हुआ है बस, ठीक है। ठीक है सर, और क्या लिखा है, और कह रहा है दैट वाज नॉट एज परफेक्ट एज द सेलेबल प्रोडक्ट, इसलिए खर्चा करना पड़ा। अब डिफेक्टिव यूनिट नॉर्मल हो गए हैं और अब वो बिक सकते हैं, ठीक है। कंपनी 25% जोड़ रही है फैक्ट्री कॉस्ट में, प्रॉफिट के लिए, एडमिन ओवरहेड के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालो ब्लैंकेट रेट की तरह। ब्लैंकेट में क्या करेंगे, सारा बजटेड ओवरहेड जोड़ना और डिवाइड करना। देखो क्या बोला उसने, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड टू टोटल फैक्ट्री वेजेस, खुद बता दिया। तो टोटल बजटेड का फैक्ट्री ओवरहेड लो, टोटल बजटेड का वेजेस लो और डिवाइड कर दो। और कह रहा है उस हिसाब से जॉब नंबर 157 का सेलिंग प्राइस निकालो। 3 मार्क्स के लिए तो इतना दिया क्वेश्चन। आओ पहले इतना देखते हैं। ये देखो टोटल जोड़ा, टोटल वेजेस का जोड़ा, ये आया 125%। अब जॉब नंबर 157 में ध्यान रखना एक खर्चा डायरेक्ट वेजेस का 475 भी था, है ना। पहले डायरेक्ट मटेरियल लिया सबका जॉब नंबर 157 के लिए, वेजेस लिया, वेजेस के साथ भूलना मत, ठीक है, भूलना नहीं है, लगाकर आना है 495 रुपए वेजेस के, ठीक है सर। ये सारा कुछ जोड़ा और ओवरहेड जोड़ेगा कितना, 125%। 125% किसका, लेबर कॉस्ट का। ये लेबर कॉस्ट है आपकी टोटल, इसका ले लो, टोटल कॉस्ट आ गई। फिर 40 मतलब 25% का वो था प्रॉफिट और एडमिन ओवरहेड, जोड़ दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अलग था थोड़ा, बस इसीलिए यहां डाला। अब देखो, नया मैनेजर न्यू मैनेजर थिंक दैट मशीनरी इज यूज्ड टू वेरिंग डिग्री इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट, दस इट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू फॉलो वन ब्लैंकेट रेट। एक ब्लैंकेट रेट को यूज मत करो, सबका अलग अलग निकालो, ऑल्टरनेटिव रेट निकालो और उसके हिसाब से जॉब की कॉस्टिंग निकालो। अब देखो आपके 4 डिपार्टमेंट है, अगर आप 4 डिपार्टमेंट को ध्यान से देखोगे, ठीक है, मैं यहां पर भी आपको बताता हूं, ध्यान से देखोगे तो अगर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को देखोगे तो इसमें मशीन आर ज्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है। अगर कोई अप्रोप्रिएट रेट नहीं दे रखा तो हम मशीन आर और लेबर आर देखते हैं। तो देखो यहाँ मशीन आर आपके ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये देखो मशीन आर यहाँ ज्यादा डोमिनेटिंग है कंपैरेटिवली टू लेबर आर, ठीक है। जबकि अगर आप बाकी तीनों में देखोगे तो लेबर आर ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो इस बेसिस पर खर्चे को बांटना चाहिए। ये देखो बाकी तीनों में लेबर आर ज्यादा डोमिनेटिंग है। इवन पैकेजिंग में तो मशीन के कोई घंटे ही नहीं है, सारे लेबर के हैं। तो इस बेसिस पर खर्चा बांटना चाहिए, ऑपरेटिंग को मशीन आर के बेसिस पे, बाकियों को लेबर आर के बेसिस पर, ठीक है। बात समझना, जब वो बोलता है ना मोस्ट एप्रोप्रिएट, तो भाई मोस्ट एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, अगर कुछ नहीं बोला हुआ तो मशीन और लेबर आर के बेसिस पे। ये देखो इन्होंने सबका पहले रेट निकाला, बजट के हिसाब से रेट निकाला, पहले वाले में मशीन आर और बाकी सब में क्या लिया, लेबर आर। बजट के हिसाब से आपने रेट निकाल दिया कि इतना इतना रेट आएगा, क्योंकि आपको पता है रेट हमेशा निकलता बजट के हिसाब से। मैंने क्लासेस में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, कल वाली क्लास में भी बताया था। बेटा पूरी ओवरहेड की थीम समझ लो, ये लो पहले आपको बस पूरी ओवरहेड की थीम समझाता हूँ। सबसे पहले बजट के हिसाब से, बजट के डाटा के हिसाब से रेट निकलता है। अब ये एक्चुअल जितने एक्चुअल घंटे होंगे या एक्चुअल वेजेस या जो भी है उसके हिसाब से बजटेड रेट लगता है, ताकि रिकवरी पता चले। ये रिकवरी हो गई, रिकवरी कितनी हुई है, एक्चुअल में जो खर्चा हुआ है वो कितना, एक्चुअल के खर्चे में से फालतू चीजें हटा देना, जैसे स्ट्राइक पीरियड, ऑब्सोलीट स्टोर रिटर्न ऑफ, जैसे हमने क्वेश्चंस करे हैं, है ना, ये सब चीजें जो फालतू की हैं वो हट जाएंगी सारी, कोर्ट ऑर्डर वगैरह। और इसके बाद हम लास्ट में कंपेयर करेंगे खर्चा कितना हुआ, रिकवरी कितनी हुई। पूरा का पूरा बेसिस ये चलता है, रेट हमेशा बजटेड निकलता है। अब इसके बाद जब आप जॉब नंबर 157 करोगे, फिर से मटेरियल वही, वेजेस पूरा आएगा 495 के साथ। अब ओवरहेड देखो इसने वर्किंग नोट में लिखा है, लास्ट में तो 25% प्रॉफिट का जोड़ेगा ही जोड़ेगा कॉस्ट पे, है ना। वर्किंग नोट में देखो सबका निकाल रखा है, रेट आपने ऊपर निकाले थे एक्चुअल में जितने जितने घंटे हैं, क्वेश्चन में दे रखे हैं एक्चुअल घंटे। ये देखो क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं एक्चुअल घंटे कहाँ गए, ये रहे, लेबर के भी दे रखे हैं, मशीन के भी दे रखे हैं, तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट पार्ट में क्या बोला है उसने, कह रहे डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस, वो तो हो ही गया, बी वाला है ना, 4 मार्क्स और 3 मार्क्स, ये वाला पार्ट 7 मार्क्स का हो गया, आपने निकाल दिया। लास्ट कैलकुलेट डिपार्टमेंट वाइज अंडर और ओवर रिकवरी। अब देखो अंडर और ओवर रिकवरी कैसे आएगी आपकी, है ना। अंडर और ओवर रिकवरी के लिए उन्होंने लास्ट में पार्ट करा, बताता हूँ। देखो अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम कर रहे थे डायरेक्ट वेजेस का 125%, क्योंकि हम पूरी फैक्ट्री का एक मान रहे थे। बाद में नए मैनेजर ने सजेस्ट करा ना कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग करो, तो देखो अभी क्या हो रहा था, ये डायरेक्ट वेजेस थी आपकी एक्चुअल। अब एक्चुअल वाली है ना, एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस इतनी है, इसका लगाओगे 125%, तो अभी के हिसाब से मेरी रिकवरी इतनी हो रही है, अभी के हिसाब से रिकवरी इतनी है। लेकिन अगर मैं नए मैनेजर की बात मानूंगा तो नए मैनेजर में क्या होगा, ठीक है। देखो
एक्चुअल ओवरहेड्स मतलब एक्चुअल ओवरहेड्स के बेसिस पे बताना ना। ये देखो सर कितने घंटे आपने काम करा और हर एक का बजट वाला रेट ले लेना। ये देखो रेट पर आर बजट वाला ले लो तो उसके हिसाब से ओवरहेड्स रिकवर इतने हुए, ये आ गए ओवरहेड्स रिकवर। ठीक है, एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं आपके, एक्चुअल ओवरहेड्स है इतने इतने। ठीक है, ये जितने एक्चुअल ओवरहेड्स है इनको लेके जाओ, अंडर और ओवर रिकवरी दोनों में आपको पता चल जाएगी। ठीक है, कि अगर मैं ब्लैंकेट रेट लगा रहा हूं तो ब्लैंकेट रेट में कितनी रिकवरी हो रही है, क्योंकि देखो बात समझना, ये ब्लैंकेट रेट के हिसाब से रिकवरी आई है, ये ब्लैंकेट रेट के हिसाब से रिकवरी है, ये एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ वो है रिकवरी पता चल गई। यहाँ पर है ये डिपार्टमेंट वाइज के हिसाब से रिकवरी, ये एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ और दोनों की रिकवरी अलग अलग बता देंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन आरटीपी जैन 25 का नया क्वेश्चन था इसीलिए यहाँ डाला, कहीं आप लोगों को ये ना लगे जैन 25 का तो सारे क्वेश्चन में कह रहे हैं सेम एस टू, ऐसे नहीं है बेटा, जो सेम है उसी में लिखा है। ओवरहेड का क्वेश्चन अलग था, पूरा क्वेश्चन बता के जा रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या है। आरटीपी जैन 25, ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है। हाँ लिमिटेड, क्वेश्चन का नाम है हाँ लिमिटेड। आओ जी लास्ट क्वेश्चन है, खत्म हो गया अपना ओवरहेड। ठीक है, डट के रहना, यू कैन डू इट बच्चों। आओ, हाँ लिमिटेड सेल 3 प्रोडक्ट नेमली ए बी सी, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग सेल कॉस्ट एक्टिविटी। सेल दे रखी है, कॉस्ट ऑफ सेल है माइनस हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल के अलावा जो बाकी कॉस्टिंग होती है सारी वो भी माइनस होती है। ऐसे क्वेश्चन आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में करते हो। ठीक है, एरिया ऑफ स्टोरेज, नंबर ऑफ पार्सल सेंट, इनवॉइस सेंट सब दे रखा है। नीचे देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, सारे बेसिस खुद बता दिए। कह रहा है रेंट का खर्चा ये बांटना स्क्वायर फीट के हिसाब से, स्क्वायर फीट का मतलब हो गया एरिया, ये बांटना पार्सल के हिसाब से, देखो पार्सल का सारा डाटा ऊपर है, ये बांटना इनवॉइस के हिसाब से, इनवॉइस ऊपर है। अब देखो यहाँ लिखा है सेल्स वॉल्यूम, बस यहाँ पे दिक्कत मत करना, सेल्स वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी होती है। पूरा क्वेश्चन देख लो नीचे तक, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वांटिटी का कोई डाटा ही नहीं है मेरे पास। अगर क्वांटिटी का कोई डाटा नहीं है तो सेल्स वॉल्यूम का मतलब यहाँ वैल्यू है, मतलब इस खर्चे को सेल्स की वैल्यू के बेसिस पर बांटा होगा, इसके बेसिस पर। बस इस वजह से ये पॉइंट मुझे डिस्कस करना था, इसीलिए बताया सर सेल्स वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी का डाटा ही नहीं है तो किस बेसिस पे बांटोगे, वैल्यू के बेसिस पर। बाकी सब चीजें तो दे रखी है ना। आगे और खर्चे बोले, ये खर्चा है पर पार्सल, पार्सल का डाटा ऊपर है, कमीशन है सेल के ऊपर, सेल्स वैल्यू है, ये है इनवॉइस के ऊपर, देखो इनवॉइस भी ऊपर है, देखो दिखा देता हूँ, स्टोरेज है, पार्सल है, इनवॉइस है, सब में लिखा हुआ है, तो इसमें तो और कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। करोगे कैसे क्वेश्चन, पहले लिखो सेल, सेल में से माइनस करो कॉस्ट ऑफ सेल, फिर पहले माइनस करके दिखा दो बाकी सारी वेरिएबल कॉस्ट, सारे बेसिस लिखे हुए। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, माइनस करके दिखा दो फिक्स कॉस्ट, ये जितनी फिक्स कॉस्ट है वो माइनस कर दो, जितनी जितनी जैसे बोली है, सारी बांटने के बाद लास्ट में प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या कह रहा है, फाइनेंस मैनेजर जो है कंपनी का कह रहा है प्रोडक्ट सी को डिसकंटिन्यू कर दो, प्रोडक्ट सी को डिसकंटिन्यू कर दो क्योंकि इसकी सेल कम है। आप ये देखो इसकी सेल कम है, हाँ सर इसकी सेल 54,000 है, कह रहा आपको बताना है। अब देखो हम कैसे आंसर करेंगे, आपने सबकी सेल निकाली, ये देखो आपने सबकी सेल निकाली, वेरिएबल कॉस्ट में पहले कॉस्ट ऑफ सेल, भूल मत जाना पहले तो कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करनी है, कुछ बच्चे कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करना भूल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कमीशन है, पैकेजिंग है, स्टेशनरी है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, लास्ट में कंट्रीब्यूशन आ गया। अब कंट्रीब्यूशन के बाद आपने सारी फिक्स कॉस्ट माइनस करी, सबका बेसिस आपको दे रखा था है ना, और जो एक फिक्स कॉस्ट थी सेल्समैन सैलरी वाली, ये वैल्यू के बेसिस पर बटी है, देख लेना क्योंकि वॉल्यूम का डाटा ही नहीं था, सारी माइनस करोगे लास्ट में प्रॉफिट आ गया। अब देखो वो पगला मैनेजर, नालायक मैनेजर कह रहा है सी को डिसकंटिन्यू करो। अरे भाई सी को क्यों डिसकंटिन्यू करो, सी की सेल कम है पर वो प्रॉफिटेबल है, चाहे तो आप इसका नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल के देख लो, प्रॉफिट अपॉन में सेल इनटू में 100, इसका तो भाई प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है तो इसको डिसकंटिन्यू नहीं करना, ये लिखा है, ये तो प्रॉफिटेबल है, इसको डिसकंटिन्यू नहीं करना। फालतू क्वेश्चन है, पेपर में आया, लॉटरी है, फ्री के 10 नंबर आपको मिलेंगे, बस बांटना आना चाहिए। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। ठीक है, मैंने आपको बोला था एंड तक जरूर रहना साथ में, मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, तो गिफ्ट ये है बेटा, आप लोगों के लिए एक अच्छी सी शायरी लेकर के आया हूं, शायरी सुनो, आप लोगों की मोटिवेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, आओ जी, ओवरहेड आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है। आई होप आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हो, जल्दी से जल्दी थम्स अप दे देना, सब बच्चों के साथ शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा, शायरी के लिए तो जरूर बताना कैसा लगा। आओ ठीक है, तो शायरी ऐसी है, सुनो। कुछ बच्चे कहते हैं हमसे काम नहीं होता है ना, हमसे सर पढ़ाई नहीं हो रही, सर मई में पेपर देना है, पता नहीं कैसे होगा। सुनो, एक दिन बैठा समुंदर तीर पर, सुन रहा था मैं बुलबुले की कथा। ठीक है, बैठा था समुंदर तीर पर, सुन रहा था मैं बुलबुले की कथा, तभी मुझे कागज की एक कश्ती दिखी, कश्ती मतलब समझते हो ना, बोट, तभी मुझे कागज की एक कश्ती दिखी जिसमें खड़ी हुई थी पहाड़ों जैसी व्यथा, इतनी प्रॉब्लम थी उसमें, पहाड़ों जैसी व्यथा। बोझ इतना धर मुझे अचरज सा हुआ, किस तरह चल रही है ये मझधार में, मतलब वो कैसे जा रही है, उसके ऊपर तो इतना प्रेशर है, किस तरह चल रही है ये मझधार में। वो हंस कर बोली जनाब, आदमी चलता है अपनी चाह से। ठीक है,
आदमी चलता है अपनी चाह से, ठीक है। तो अगर आपके अंदर अपनी चाह होगी ना, तो कहते हैं ना जहां चाह है वहां राह है। जिसको पता है मुझे मई में फोड़ना है, मुझे कॉस्टिंग अच्छे से फोड़नी है, तो भाई वो इतना बढ़िया करेगा जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। बात समझना, आदमी चलता नहीं है संसार में, आदमी को चाह चलाती है जनाब। चाह चलाएगी, आदमी कभी और नहीं चलेगा, ठीक है। कभी भी कोई भी बच्चा, कोई भी बंदा है, मोटिवेशन अपने आप अंदर से आती है। अगर आपको पता है ये मेरी जिंदगी का आखिरी अटेम्प्ट है भाई, मेरे को करना है, या तो करूंगा या छोड़ूंगा, सीधी सी बात है, पूरी जान लगा के करूंगा, इसके बाद मुझे नहीं देना पेपर, ठीक है। करके देखो, मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, आपका निकलेगा पेपर, ठीक है गाइस। चलो इसके बाद अपन मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में आपके साथ, जो मैंने शेड्यूल के हिसाब से चैप्टर बता रखा होगा वो वाला चैप्टर आपका होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली रियली वेल। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।